Research design components, criteria for causal association, Mills canons. So what is Mills canons? Criteria, if met, increases the probability that an association is causal. This is a certain criteria कि अगर वो fulfill हो जाता है तो it increases the chance कि एक association between the predictor and the outcome is in fact a causal association. Criteria क्या है? Number one, strong statistical association. Strong statistical association का मतलब ये है कि जब आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करें तो जो मेजर ऑफ एसोसिएशन है या जो रिस्क ऑफ एसोसिएशन है वो शो करें कि ये एसोसिएशन स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्ग है. जैसे केस कंट्रोल स्टडीज में ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो जितना ज़्यादा ऑड्स रेशियो होगा उसका मतलब ये है कि एसोसिएशन जो है बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड द आउटकम वो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है. उसी तरह जब आप रिस्क फैक्टर और आउटकम वेरिएबल में एसोसिएशन देखते हैं इन प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट या रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट में तो उसमें भी जब आप रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करते हैं और अगर रिलेटिव रिस्क ज़्यादा होता है से 5, 6, 7, 10 तो इसका मतलब है कि 10 times increased risk होता है risk of disease in those जिनमें risk factor या exposure मौजूद होता है. तो again ये इंडिकेट करता है एक strong statistical association. Temporal relationship between the predictor and the outcome variables. Temporal relationship का मतलब है time relationship, time sequence. यानी sequence ये होना चाहिए जो यूजुअली एक रिलेशनशिप में होता है कि एक्सपोजर को पहले होना चाहिए या रिस्क फैक्टर मौजूद हो और उसकी वजह से आउटकम डेवलप हो. अगर ये टेम्पोरल एसोसिएशन लॉस्ट होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएशन के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है क्योंकि ये नहीं पता होता कि रिस्क फैक्टर की वजह से आउटकम हुआ है या आउटकम इन फैक्ट रिजल्टेड इन दैट पर्टिकुलर एक्सपोजर और द रिस्क फैक्टर. जो टेम्पोरल एसोसिएशन केस कंट्रोल स्टडीज में नहीं स्टडी की जा सकती क्योंकि केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं और उनमें पास में जाके आप पेशेंट इंटरव्यूज के जरिए रिस्क फैक्टर देख रहे होते हैं. अगेन टेम्पोरल एसोसिएशन नहीं मौजूद होती प्रेवलेंस सर्वेज में, क्रॉस सेक्शनल सर्वेज में, क्योंकि आप डेटा एक्सपोजर और आउटकम के ऊपर साइमल्टेनियसली उसी वक्त कलेक्ट कर रहे होते हैं उसी पॉइंट इन टाइम में जब सर्वे कंडक्ट किया जाता है. कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग्स यानी सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस. बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में से सिस्टमैटिकली एविडेंस निकालना कि उनके जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो सिमिलर हैं. अगर आप एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं और फाइंडिंग्स बार बार एक ही जैसी आ रही हैं सिस्टमैटिक रिव्यूज में या फिर मेटा एनालिसिस में, जब आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज और उसमें फाइंडिंग्स वही आ रही हैं, सिमिलर फाइंडिंग्स, सेम फाइंडिंग्स, तो इसका मतलब है कि एक एसोसिएशन बिटवीन अ प्रेडिक्टर एंड द आउटकम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है. बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल एविडेंस भी मौजूद हो
उस एसोसिएशन का, से स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। से फॉर एग्जांपल स्मोकिंग अगर एक प्रेडिक्टर वेरिएबल है और आउटकम वेरिएबल अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो फिर ये देखना होता है कि बायोलॉजिकली स्मोकिंग के अंदर वो कौन से एलिमेंट्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, से सिगरेट के अंदर या टोबैको स्मोकिंग में टोबैको के अंदर जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसी तरह dose response relationship between the predictor and the outcome variables, meaning that कि अगर predictor variable को आप x axis पे रखें और outcome variable को y axis के ऊपर रखते हैं, तो जिस तरह अगर predictor की dose को आप बढ़ाते हैं तो उसी तरह outcome variable को change होना चाहिए। तो dose response relationship एक linear relationship between the predictor and the outcome variable मौजूद है कि नहीं है। अगर ये मौजूद है, say for example अगर आप ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग को और पैक्स ऑफ सिगरेट स्मोक उनको अगर बढ़ा देते हैं, यानी डोज और ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग टोबैको स्मोकिंग को बढ़ा देते हैं, तो उसी तरह आउटकम का जो इंसिडेंस है से इस्कीमिक हार्ट डिजीज वो भी इंक्रीज कर जाता है। And the last but not the least, rule out all alternate explanations for causation. This is important और इसको हम study करेंगे कि alternate explanation क्या हो सकते हैं for an association. Now, alternate explanation for causation association between the predictor and the outcome variable. जो स्टडी वेरिएबल्स हैं से एक प्रेडिक्टर है और एक आउटकम वेरिएबल है, इनके अलावा कौन से ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो एक्सप्लेन कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को, दैट इज कि वो आउटकम को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उस एसोसिएशन में कोई एरर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। These are confounding, bias, which is man-made error, synergism, effect modification, and the role of chance, which is also known as chance error, alpha and beta, or with other names such as random error and non-differential error. Confounding हमने पढ़ ली है कि confounding variable क्या होता है, जो confound या confuse करता है an association between the predictor and outcome। और confounding को identify करने का तरीका ये है कि आप देखें कि क्या वो एक particular study between a predictor and an outcome में क्या वो predictor को replace कर सकता है, और रिप्लेस करने के बाद क्या वो इंडिपेंडेंटली आउटकम प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया को वो मीट करता है तो इसका मतलब है कि वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल है जो कंफ्यूज कर सकता है एक apparent relationship between a particular predictor and the outcome। बायस क्या होता है? बायस इज ए ह्यूमन या मैन मेड एरर, सिस्टमैटिक एरर है जो खुद इंट्रोड्यूस किया जाता है। बायस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टमैटिक एरर, डिफरेंशियल एरर या नॉन रैंडम एरर। यूजली जो commonly it is called bias or systematic error। Any systematic yani organized or repeated error in the research design, data collection, that is survey and sampling, or analysis of the study that results in a mistaken estimate of the predictor's effect on the outcome। Yani repeatedly एक error आ रहा है during the study design
से फॉर एग्जांपल जब आप सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, या इन द एनालिसिस ऑफ द स्टडी, जिसकी वजह से एक ह्यूमन एरर की वजह से जो प्रिडिक्टर का जो इफेक्ट है ऑन द आउटकम वो एरोनियस या वो मिस्टेकन एस्टिमेट होता है, या तो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट एलिवेटेड होगा या हो सकता है कि वो जो एस्टिमेट है वो लो हो। बाइस मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट बाइस ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। से फॉर एग्जांपल आपकी जो स्टडी है उसमें आपने मेजरमेंट्स लेनी है, वे करना है स्टडी पार्टिसिपेंट्स को, एंड जो वेइंग मशीन है दैट इज नॉट राइटली कैलिब्रेटेड, और अगेन और फिर आप वे कर रहे हैं विद द शूज ऑन एंड द क्लोथिंग ऑन, जिसकी वजह से होगा ये कि जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट आएंगी। उसी तरह से आप जो आप कोई स्टडी है जिसमें आपने हाइट्स मेजर करने हैं और यू आर मेजरिंग द हाइट्स ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स विद द शूज ऑन, तो जो शूज होते हैं उनके जो हील साइज हैं वो डिफरेंट होते हैं अगेन मेन में एंड वेमेन में, और इसलिए जितनी भी आप हाइट्स मेजर करेंगे वो उनमें एरर आएगा और वो इनफैक्ट गलत हाइट्स आपने मेजर की होंगी। रिकॉल बाइस, रिकॉल बाइस यूजली occurs in case control studies जिसमें केसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं और फिर इंटरव्यूज के जरिए उनसे पास्ट एक्सपोजर पूछे जाते हैं। यूजली रिकॉल बाइस जो है उन स्टडीज में होता है जब आप मदर्स से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उन जिन मदर्स के बच्चे कंजेनिटल एनामलीज से सफ़र कर रहे होते हैं, यानी वो केसेस होते हैं। तो जब मदर्स से पूछा जाता है कि वो रिकॉल करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इनटेक ऑफ कोई ड्रग था, मेडिकेशन थी या कोई एक्सपोजर था, तो यूजली क्योंकि उन्होंने उन मदर्स ने ब्लेम ट्रांसफ़र करना होता है तो ये रिकॉल करती हैं अपने जो एक्सपोजर्स हैं से, कोई उन्होंने ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्रग लिया हो या कोई एक्सपोजर हुआ हो, से एक्सरे एक्सपोजर्स हैं या अदर रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर्स हैं, उनको डिफरेंटली रिकॉल करती हैं व्हेन कंपेयर टू दोज मदर्स जिनके बच्चे नॉर्मल होते हैं। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ केस कंट्रोल डिजाइन जिसमें रिकॉल बायस आता है। सिलेक्शन बायस क्या होता है ड्यूरिंग रैंडमाइज कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। से फॉर एग्जांपल टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स हैं, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, अगर वो कोई नई थेरेपी को में अगर इनरोल हो जाएं, तो जब सिवियर डिजीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो हो सकता है कि जो आउटकम निकले या उनकी जो से अर्ली डेथ हो जाती है उसको वैसे लेबल किया जाए कि ये दिस इज ड्यू टू नॉन एफिकेसी ऑफ द न्यू ड्रग, बट इन फैक्ट होता ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी टर्मिनल इलनेस का शिकार होते हैं, इस वजह से जो न्यू ड्रग है वो उनमें इफेक्टिव साबित नहीं हो रही होती है। उसी तरह प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट डिजाइन में वो एक्सपोजर्स जो लाइफस्टाइल एक्सपोजर्स कहे जाते हैं, यानी वो आपकी हेल्थ के ऊपर एक बेटर इफेक्ट डालते हैं, तो यूजली जो हेल्थी लोग होते हैं वो वॉलंटियर कर रहे होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोजर है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सपोजर है मॉडिफाइड डाइट, तो ये लोग के स्टडी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और अगेन फिर जब उनमें आउटकम को मेजर किया जाता है तो वो आउटकम डिफरेंट हो सकता है। अगर तो
स्टडी पार्टिसिपेंट्स नॉर्मल लोग होते, तो ये सिलेक्शन बायस होता है। इंटरव्यूअर्स बायस क्या होता है? ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन इंटरव्यूअर अगर लीडिंग क्वेश्चंस करे, से फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यूअर ये समझता है कि एक स्टडी है, आपने देखना है कि स्मोकिंग का रिलेशनशिप विद इस्केमिक हार्ट डिजीज, लेकिन अगर इंटरव्यूअर खुद स्मोकर है तो वो फिर क्वेश्चंस को इस तरह फ्रेम करता है कि इंटरव्यूई को ये लगे कि स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे क्या आप वाकई समझते हैं कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ? तो इस तरह जो रिस्पोंडेंट है उसको एक क्यू मिल जाता है कि परहैप्स जो है स्मोकिंग जो है इतनी शायद बुरी चीज नहीं है, तो उसी तरह से अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकता है। इंटरव्यूईज बायस क्या होता है ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन? अगेन जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो प्रेजेंटेबल लगने के लिए कि हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या दे में लाए, और ये भी हो सकता है कि वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। से फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यूअर एक लीडिंग क्वेश्चन ये करता है कि से जैसा कि आपको पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो रिस्पोंडेंट अगर स्मोकर है तो क्योंकि उसने इंटरव्यूअर के सामने एक अपना अच्छा पर्सोना पेश करना होता है, तो वो हो सकता है कि जो इन रियलिटी जो सिचुएशन है वो ना बताए और अपने आप को नॉन स्मोकर डिक्लेयर करे। नेमेंस बायस क्या होता है? इन द प्रेवलेंस स्टडी ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन जो एक्यूट इलनेसेस, सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस होती हैं या जो बहुत इमीडिएटली फैटल इलनेसेस होती हैं, वो प्रेवलेंस स्टडी में न्यूमरेटर का पार्ट नहीं बन सकती, क्योंकि प्रेवलेंस स्टडी एट अ मोमेंट इन टाइम, अ सिंगल पॉइंट इन टाइम सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो जो आप स्टडी जब आप जिस पॉइंट इन टाइम सर्वे कर रहे हैं तो उससे पहले अगर कोई इलनेस होके ख़त्म हो गई है या उसके एक दिन के बाद वो डिजीज जिसका आप सर्वे कर रहे हैं वो अपीयर होती है, से कॉमन फ्लू है, तो ये केसेस जो है वो ओमिट हो जाते हैं न्यूमरेटर में से, राइट? सो दिस इज द नेमेंस बायस। टामिक बायस क्या होता है? बास ज्योग्राफिकली इनएक्सेसिबल प्लेसेस के अंदर, क्योंकि अगर डेटा कलेक्शन डिफिकल्ट होता है और आपकी स्टडी ऐसे ही है कि स्टडी पार्टिसिपेंट्स उन फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, तो फिर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो है उन ज्योग्राफिकल एरियाज को ओमिट किया कर दिया जाता है और नियर बाय एरिया से पार्टिसिपेंट्स को इनरोल किया जाता है। अब जो फैक्टर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर से वो जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें ज़्यादा अगर वो प्रेवलेंट है वो डिजीज या वो रिस्क फैक्टर, तो फिर आपकी स्टडी में बायस आ जाता है। इंट्रा ऑब्जर्वर्स वेरिएशन क्या होती है? ड्यूरिंग डेटा एनालिसिस, यानी एक ऑब्जर्वर जो है अगर उसको मुख्तलिफ टाइम के ऊपर या मुख्तलिफ डेज के ऊपर वही डेटा को कहा जाए एनालाइज करने के लिए, तो उसकी फाइंडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर डेटा है कि आपने एक्सरे चेस्ट को एवेलुएट करना है, तो एक सिंगल ऑब्जर्वर डिफरेंट टाइम के ऊपर, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर हो सकता है एक ही एक्सरे के ऊपर उसकी फाइंडिंग डिफरेंट हो। उसी तरह इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन क्या होती है?
between two observers, meaning कि एक एक्सरे चेस्ट, एक ईसीजी स्ट्रिप या एक एमआरआई को देखकर दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिफरेंट ओपिनियन या डिफरेंट अपने रिजल्ट्स दे सकते हैं. सो दिस इज द इंटर ऑब्जर्वर्स वेरिएशन. और ये जितने भी बायसेस हैं ये ह्यूमन बायसेस हैं, मैन मेड एरर्स हैं इन द study design, during the data collection, during the conduct of the study, and during the analysis of the study. तो इन biases को remove करना जरूरी होता है. Synergism. Synergism का मतलब होता है when two or more predictor variables interact to produce an outcome so that their combined effect is equal to or more than the sum of their individual effects. अगर उनके individual effects को sum up किया जाए तो जो उनका जब वो साइनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं तो जो उनका कंबाइंड इफेक्ट होता है या तो इक्वल होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट का या उससे ज्यादा होगा. अब ये किस तरह होता है ये हम अब डिस्कस करते हैं. से फॉर एग्जांपल दो प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स हैं यानी दो प्रेडिक्टर्स हैं, दो एक्सपोजर्स हैं. वन इज स्मोकिंग and the other is asbestos exposure. Say for example, आप एक मुख्तलिफ asbestos फैक्ट्रीज में, उन फैक्ट्रीज में जहाँ पे asbestos यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल, वहाँ पे आप जाते हैं और वर्कर्स के अंदर देखते हैं कि कितनों में एक्सपोजर्स हैं यानी asbestos एक्सपोजर भी है और वो स्मोक भी करते हैं, और फिर उनमें कितनों में इंसिडेंस होता है से लंग फाइब्रोसिस का या ब्रोंकिएक्टिसिस का. राइट. से द फर्स्ट सेल जो ए सेल है उसमें देखें कि अगर ना तो वो स्मोकर्स हैं ना वो वर्कर्स में एस्बेस्टॉस एक्सपोजर है यानी वो उस फैक्ट्री के किसी ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे एस्बेस्टॉस यूज नहीं हो रहा, और ब्रोंकिएक्टिसिस का जो इंसिडेंस रेट है वो 3 आता है. राइट. सेल बी स्मोकिंग पॉजिटिव है, यस दे आर स्मोकर्स, लेकिन एस्बेस्टॉस एक्सपोजर अगेन नहीं है. तो स्मोकिंग के एक्सपोजर की वजह से ये वो लोग हैं, वो वर्कर्स हैं जिनमें इंसिडेंस रेट ब्रोंकिएक्टिसिस का से 9 है. फॉर एग्जाम्पल ये टोटल जो वर्कर्स हैं ये 1000 है, तो हम पर 1000 कैलकुलेट कर रहे हैं कि एट रिस्क पॉपुलेशन में से कितने लोगों को ब्रोंकिएक्टिसिस हो जाता है. नाउ सेल सी स्मोकिंग नेगेटिव है यानी स्मोकर्स नहीं है, नॉन स्मोकर्स हैं, लेकिन एस्बेस्टॉस एक्सपोजर उनमें मौजूद है. इंसिडेंस रेट पर 1000 एट रिस्क पॉपुलेशन आप देखते हैं तो दैट इज 15 आता है. उसी तरह जो लास्ट सेल है उसमें जो स्मोकिंग है वो भी मौजूद है और एस्बेस्टॉस एक्सपोजर भी मौजूद है और इंसिडेंस रेट पर 1000 एट रिस्क पॉपुलेशन 21 है. अगर एडिटिव मॉडल में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आप जो इंसिडेंस रेट 9 है और इंसिडेंस रेट 15 है इनको एडअप करें तो ये 24 बनता है. 24 में से आप 3 को माइनस कर देते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड रिस्क है यानी इंसिडेंस ना तो स्मोकिंग की वजह से है ना एस्बेस्टॉस, लेकिन किसी और वेरिएबल की वजह से है. तो 3 को जब आप माइनस करते हैं 24 में तो जो आपका इंसिडेंस रेट आता है दैट इज 21. दिस इज द एडिटिव मॉडल कि किस तरह दो प्रेडिक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं साइनर्जिस्टिकली और उनके जो इंडिविजुअल इफेक्ट्स हैं जब उनको एडअप कर देते हैं तो वो
कंबाइंड इफेक्ट बन जाता है आउटकम का। से 15 + 9 24 minus the background incidence which is 3। तो इंसिडेंस रेट जब स्मोकिंग भी मौजूद है और एस्बेस्टॉस एक्सपोजर भी है तो इंसिडेंस रेट 21 हो जाता है per 1000 एट रिस्क पॉपुलेशन। इस तरह साइनर्जिज्म, दिस इज वन वे कि किस तरह दो फैक्टर्स प्रेडिक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है? इससे दो एक्सपोजर्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर विच इज अ फंजाई एंड हेपेटाइटिस बी वायरस एक्सपोजर से इन दोनों का एक्सपोजर और आउटकम आपका है लिवर कैंसर, राइट। तो अगेन वो पॉपुलेशन से आप पर 10,000 पॉपुलेशन एट रिस्क पॉपुलेशन इसमें ये एक्सपोजर्स देख रहे हैं। से सेल ए इसमें दोनों एक्सपोजर्स मौजूद नहीं है तो इंसिडेंस रेट 3 है। सेल बी एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर मौजूद है लेकिन हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर नहीं है, इंसिडेंस रेट 9 per 10,000 पॉपुलेशन एट रिस्क पॉपुलेशन। सेल सी एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर मौजूद नहीं है लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस एक्सपोजर मौजूद है, इंसिडेंस रेट इज 15। और अगर आप देखें कि अगर एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर भी मौजूद है और हेपेटाइटिस बी वायरस एक्सपोजर भी मौजूद है तो इंसिडेंस रेट 50 per 10,000 एट रिस्क पॉपुलेशन है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है कि इससे इंसिडेंस रेट 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, इट वुड बी 135। 135 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आपका आएगा 45। जबकि आप देखें कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव वे में दोनों एक्सपोजर्स एक्ट करते हैं तो इंसिडेंस रेट 50 हो जाता है विच इज इवन मोर देन 45। तो दो वेरिएबल्स साइनर्जिस्टिकली इंटरैक्ट कर सकते हैं और वो एडिटिव वे में भी एक्ट कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेटिव वे में भी एक्ट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द आउटकम, यानी इंसिडेंस रेट इंक्रीज हो जाता है। Now, what is effect modification? Effect modifier modifies the effect of predictor on the outcome. Say, for example, in an apparent association between maternal smoking and increased risk of low birth weight babies, right? Smoking जो प्रेडिक्टर है उसका इफेक्ट देखा गया है प्रेग्नेंट वेमेन में इन द बर्थ ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। इस रिलेशनशिप में, इस एसोसिएशन में रेस इज द इफेक्ट मॉडिफायर, यानी इन वाइट वेमेन अगर वो स्मोकर्स हैं तो उनमें इंसिडेंस लो बर्थ वेट बेबीज का 4.5% होता है ड्यू टू स्मोकिंग। और अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक वेमेन में जो स्मोक कर रही होती हैं उन्हीं में ये इंसिडेंस बढ़ के 9.5% हो जाता है। यानी जो रेस है वो मॉडिफाई करता है द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द अकरेंस ऑफ इन द आउटकम, यानी आउटकम को इनहैंस कर देता है। से जैसे अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग एंड रेट ऑफ स्मोकिंग दोनों इक्वल हैं इन दोनों ग्रुप्स ऑफ वेमेन में जो प्रेग्नेंट हैं, और ये जो वेमेन है वो सिमिलर एज ग्रुप्स की हैं, राइट। लेकिन सिर्फ रेस की वजह से, रेस बीइंग अ ब्लैक वुमेन, जो इफेक्ट है स्मोकिंग का वो इन
इतना मॉडिफाई और इन्हेंस हो गया कि जो इंसिडेंस रेट है लो बर्थ वेट बेबीज का वो 9.5% हो गया। सो ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है रेस, वो एक इफेक्ट मॉडिफायर है। अब इसी रिलेशनशिप के अंदर आप देखें कि क्या जो रेस है वो कंफाउंडर है इस रिलेशनशिप में। से फॉर एग्जाम्पल, अगर अफ्रीकन अमेरिकन रेस जो है या जो ब्लैक वुमेन है उसको आप जो प्रेडिक्टर वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस कर दें या इंसर्ट कर दें, तो जस्ट बीइंग अ ब्लैक वुमेन जो इंसिडेंस है लो बर्थ वेट बेबीज का वो हाई होता है व्हेन कंपेयर टू इन वाइट वुमेन। ठीक है, तो जो रेस है वो ना सिर्फ इफेक्ट मॉडिफायर है कि वो मॉडिफाई भी करता है इफेक्ट को, वो कंफाउंडर भी है क्योंकि वो रिप्लेस कर सकता है प्रिडिक्टर वेरिएबल को यानी स्मोकिंग को, और इटसेल्फ उसका इन्फ्लुएंस या इफेक्ट होता है ऑन द आउटकम दैट इज द occurrence of low birth weight babies. So, in this association, race is both an effect modifier and a confounder. Effect modification and synergism. ये ग्राफ अगर आप देखें तो ऑन द एक्स एक्सिस number of adverse factors हैं, number of adverse factors in pregnancy से for example first adverse factor जो है वो maternal smoking है, second adverse factor teenage pregnancy है, और third adverse factor alcohol consumption है। यानी ये आपके exposures हैं during pregnancy। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स विथ लो बर्थ वेट, ये परसेंटेज है। अब यही अगर आप ग्राफ्स को देखें इन ब्लैक मदर्स एंड वाइट मदर्स, तो जो ब्लैक मदर्स में है जो अपर ग्राफ है द डार्क ग्रीन लाइन, अगर आप देखें कि अगर कोई भी एडवर्स फैक्टर नहीं मौजूद होता है तो जो परसेंटेज है लो बर्थ वेट बेबीज का वो 3.2% है। अगर स्मोकिंग मौजूद होती है मैटरनल स्मोकिंग तो परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज 9.5 हो जाती है। वही अगर टीनेज प्रेगनेंसी भी होती है ब्लैक वुमेन में तो ये जो परसेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज हैं वो 20% हो जाता है, और यही परसेंटेज इंक्रीज कर जाती है 32.7 के ऊपर अगर अल्कोहल कंजम्पशन को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, राइट। अब जो लोअर ग्राफ है अमंग वाइट मदर्स, वो देखें कि अगर कोई भी एक्सपोजर मौजूद नहीं है से maternal smoking, teenage pregnancy and alcohol consumption, तो percentage of low birth weight babies white women में 1.7 है। स्मोकिंग के साथ maternal smoking के साथ यही परसेंटेज 4.5% हो जाती है। अगर दो एडवर्स फैक्टर्स ऐड कर दिए जाएं यानी टीनेज प्रेगनेंसी भी है तो 15.4% लो बर्थ वेट बेबीज होंगी, और अगर तीनों फैक्टर्स को यानी अल्कोहल कंजम्पशन को भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो यही परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज 29.7 हो जाती है। यानी वही साइनर्जिस्टिकली तो एक्ट कर रहे हैं जो एडवर्स फैक्टर्स, वो इन्हेंस कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज को, लेकिन अगेन ये जो इफेक्ट है वो ब्लैक मदर्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू white mothers, right? Now, another example, predictor variable है smoking, और उसका इफेक्ट है
आउटकम देखना है इस्कीमिक हार्ट डिजीज को, तो क्या इस एसोसिएशन में, अपेरेंट एसोसिएशन में एज जो है वो इफेक्ट मॉडिफायर है या नहीं। अगेन जो ओल्ड एज है वो मॉडिफाई करता है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द इस्कीमिक हार्ट डिजीज, यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज का इंसिडेंस इंक्रीज कर जाता है अगर तो स्मोकर्स जो हैं वो एल्डरली हैं या ओल्डर एज ग्रुप से उनका ताल्लुक है, as compared to when the smokers are in the younger age group, right? तो जो एज है वो इफेक्ट मॉडिफायर है। अब एज क्या कंफाउंडर है इस रिलेशनशिप का से, क्या ओल्ड एज को आप स्मोकिंग की जगह के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं या स्मोकिंग को रिप्लेस कर सकती है ओल्ड एज। और एज फिर जब अगर आप प्रेडिक्टर की जगह के ऊपर रख देते हैं तो क्या उसका इफेक्ट होता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज का। तो अगर आप ये रख के देखें तो देखेंगे ओल्ड एज जो है वो स्मोकिंग को रिप्लेस कर सकती है और उसका अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है ऑन द अकरेंस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज। तो अगेन इज दिस इन दिस रिलेशनशिप जो ओल्ड एज है वो इफेक्ट मॉडिफायर भी है और वो कंफाउंडर भी है। नाउ अगेन प्रेडिक्टर वेरिएबल जो है दैट इज द एप्स्टीन बार वायरस और उसका एसोसिएशन देखना है ऑन द अकरेंस ऑफ द आउटकम which could be both infectious mononucleosis or Burkitt's lymphoma. Now, वो regions जहाँ पे मलेरिया which is the extraneous variable, जहाँ पे मलेरिया is endemic, EB virus produces Burkitt's lymphoma as compared to regions where malaria is not present, where EB virus produces infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis is a self-limiting benign disorder. Thus, malaria is the effect modifier that modifies the effect of EB virus on the outcome. Effect modifier can both modifies the effect or the direction, as in causing Burkitt's lymphoma, and also can increase or decrease the incidence of the outcome after a certain exposure. That is the predictor. यानी अगर मलेरिया जिन एरियाज में मौजूद है वहाँ पे EB वायरस जो है वो बर्किट्स लिम्फोमा प्रोड्यूस करेगा और उन एरियाज में जहाँ पे मलेरिया मौजूद नहीं है वहाँ पे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगा जो एक बेनाइन सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। डिजीज विद इन 7 to 10 days में वो क्योर हो जाती है, जबकि बर्किट्स लिम्फोमा इज अ लिम्फोमा और ये ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है। तो मलेरिया जो है वो मॉडिफाई करता है द इफेक्ट ऑफ EB वायरस ऑन द आउटकम के आउटकम क्या निकलेगा, आइदर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या एप्स्टीन बार। अगेन मलेरिया मॉडिफाई करता है आउटकम के ऊपर कि अगर मलेरिया मौजूद होगा तो जो एप्स्टीन बार वायरस है वो जो बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करेगा उसका इंसिडेंस रेट भी हाई होगा। तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है कि कौन सा आउटकम निकलेगा, आइदर अ बिनाइन कंडीशन और अ मैलिग्नेंट कंडीशन, और उसका जो इंसिडेंस रेट है वो भी हाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन का। नाउ क्या मलेरिया इस रिलेशनशिप में कंफाउंडर है? नो, बिकॉज अगर आप मलेरिया को एप्स्टीन बार की वायरस की जगह रख दें यानी रिप्लेस कर दें EB वायरस के साथ, तो मलेरिया इटसेल्फ जो है वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं कॉज कर सकता, ना ही वो
Burkitt's lymphoma cause कर सकता है. तो in this relationship, although malaria is the effect modifier, but it is not a confounder. So the final comments: effect modifier is a nature's way and it has to be reported only. सिर्फ आपने effect modifiers को identify करना होता है और अपनी study में report करना होता है. इसको आप control नहीं कर सकते. A factor may only act as the effect modifier. For example, malaria in EB virus infection modifies the effect of EB virus on the outcome, that is into either infectious mononucleosis or Burkitt's lymphoma. Now, a factor may both act as the effect modifier and the confounder. For example, old age in an apparent association between high blood pressure and the risk of myocardial infarction. यानी old age जो है वो modify करता है effect of high blood pressure का on the risk of myocardial infarction. यानी जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर अगर हो तो ज्यादा रिस्क हो जाता है एमआई का. इसके अलावा ओल्ड एज कंफाउंडर के तौर पे भी एक्ट करता है कि अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए हाई ब्लड प्रेशर के साथ तो इन इटसेल्फ ओल्ड एज इज अ प्रेडिक्टर or the factor or the variable that influences or affects the risk of myocardial infarction risk को enhance करता है. उसी तरह old age जो है वो effect modifier और confounder भी हो सकता है in an apparent relationship between smoking and myocardial infarction. यानी old age smoking को replace कर सकता है और in itself वो MI के रिस्क को enhance कर देता है. और effect modifier क्या होगा? अगेन जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ओल्ड एज में अगर स्मोकिंग हो तो रिस्क ऑफ MI enhance हो जाता है. Another example, race could be both effect modifier and the confounder in an apparent association between maternal smoking and low birth weight babies जो हमने previous example में study किया. Confounder confuses the association, so it has to be controlled during data collection by matching and randomization and in analysis through stratification and by the use of regression models. These are various ways of controlling the confounding variables. जब हम research studies और research designs को discuss करेंगे तो फिर देखेंगे कि वहाँ पे confounders को किस तरह control किया जा सकता है. Thank you. This is all for today.